हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को भी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, मैं नायरा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल नायरा स्टडी हब पर। आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं और उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो आज डिस्कस करने वाले हैं जो आपका सीटेट का एग्जाम हो जाता है, इस पर हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे। कुछ कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम क्या हम एलिजिबल हैं, जैसे कि जो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में जिसने एडमिशन लिया वो यानी एलिजिबल है या नहीं है। तो इन सभी चीजों पर डिस्कस करेंगे। क्या सिलेबस रहता है, क्या चीजें हमें पढ़नी है, किन किन चीजों पे हमें ध्यान रखना है, इन सभी चीजों पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। जो भी कमेंट्स है उनको क्लियर करेंगे, ठीक है। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि हर एक चीज आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण चीजों को स्किप करके नहीं देखते, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जो आपका सीटेट का एग्जाम है ये आपको पता है कि हर 6 मंथ के बाद कराया जाता है। और अभी देखिए, कभी जुलाई में हो जाता है और या तो अगस्त में कराया गया और दिसंबर में भी, ठीक है, यानी 6 मंथ के बाद। और इसकी एलिजिबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी होती है, इसको करना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि जब वैकेंसीज आती हैं तो इसके बिना आप वहां पे नहीं बैठ सकते, ठीक है। और रहा सवाल इसका कि कौन कौन उसमें एलिजिबल है, कौन कौन फॉर्म डाल सकते हैं। तो जिन लोगों ने डीएलएड में एडमिशन ले लिया, ठीक है ना, एडमिशन लेने के तुरंत बाद अगर फॉर्म आ जाता है तो आप लोग फिल कर सकते हैं और एग्जाम में बैठ सकते हैं। अब ये कमेंट आ रहे थे कि आप फर्स्ट में यानी प्राथमिक में डाल सकते हैं या जूनियर में। तो जी हाँ, बिल्कुल, जो डीएलएड में जिन लोगों ने एडमिशन ले रखा है या जिन लोगों ने अभी लिया है या जो लोग क्लियर कर चुके हैं, तो वो लोग प्राथमिक में भी और जूनियर में भी, ठीक है। और रहा सवाल जिन लोगों ने बीएड में एडमिशन ले रखा है तो उन लोगों के लिए जूनियर में, क्योंकि वो लोग प्राथमिक से तो बाहर कर देंगे, तो आप लोगों को सभी को पता ही है, ठीक है। तो यहाँ तक ये तो बात हो गई कि किन लोगों को यानी कौन कौन लोग एडमिशन ले सकते हैं और कौन कौन लोग एग्जाम दे सकते हैं। अब कुछ कमेंट ऐसे आ रहे हैं कि मैम आप ये हमें बताएं कि जो प्राथमिक में है, ठीक है ना, तो जैसे प्राथमिक में जिन लोगों ने फॉर्म डाला और जूनियर में भी डाला, ठीक है, तो क्या प्राथमिक वाले और जूनियर वाले एक साथ में, यानी जैसे हमने मान लीजिए सपोज देन कि हमने फॉर्म डाला, ठीक है, तो उस फॉर्म को क्या है, दोनों में फॉर्म डाला तो 1000 रुपए का, अगर आप एक फॉर्म डालते हैं तो 1000 रुपए का, ठीक है, दोनों में अगर आप डालते हैं तो 1200 रुपए का। अब ये चीज एक माइंड में बनी हुई है कि जब अगर हम दोनों फॉर्म डालते हैं तो क्या सेंटर अलग अलग जाते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, सेंटर अलग नहीं जाते हैं, एक ही दिन पे कराया जाता है। और बस टाइम का होता है कि जैसे पहले ऐसा हुआ था, अभी एग्जाम हुए थे तो मॉर्निंग शिफ्ट में लग गया था, जो प्राथमिक का था मॉर्निंग शिफ्ट में लगा था और जूनियर का नून शिफ्ट में लगा था। उसके बाद उसका अपोजिट कर दिया गया, जो जूनियर का था वो मॉर्निंग शिफ्ट में करा लिया गया, लेकिन एक ही सेंटर पर, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत लोग घबरा जाते हैं, टेंशन ले लेते हैं कि ऐसा तो नहीं कि हमने दोनों में फॉर्म फिल किया है और उसके बाद हमें अलग अलग सेंटर पे जाना होगा, हमारा एक यानी प्राथमिक का ना छूट जाए, जूनियर का ना छूट जाए, इस तरह से बहुत सारे डाउट्स होते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इतनी चीजें टफ नहीं होती जितनी लोगों से सुन के टफ कर दी जाती हैं, है ना। तो यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। आई होप आप लोगों की चीजें समझ में आ रही होंगी। अब हम बात कर लेते हैं कि जब आप सीटेट की तैयारी करते हैं तो वहां पे सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि आपको सिलेबस क्या पढ़ना है, क्या क्या चीजें पढ़नी है और कितनी पढ़नी है, होता है ना। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो आपका सीडीपी हो जाता है, ठीक है ना, आपका जो सीडीपी हो जाता है इसको पढ़ना होता है। क्या पढ़ना होता है? तो सीडीपी पढ़ना होता है। तो ये रटन पद्धति पे बिल्कुल भी नहीं है, इसको क्या करना होता है, समझ के चीजों को पढ़ना होता है। आप कितना भी रट ले, कितना भी पढ़ ले, कोई कहे कि नहीं आपको रोज पढ़ना है, पर डे पढ़ना है और आपने बहुत सारा पढ़ लिया, ठीक है, लेकिन क्या है अगर आपने इसको समझ के नहीं पढ़ा तो आपके लिए सब बेकार हो जाता है। और बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि मैम हम एक बार हमने एग्जाम दिया, दूसरी बार भी एग्जाम दिया, कभी हम 1 नंबर से रह जाते हैं, कभी हम 2 नंबर से रह जाते हैं और हमारा क्लियर ही नहीं हो पा रहा है, सीटेट इतना टफ है। बहुत लोग तो ये कहते हैं बहुत लेंथी पेपर आता है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो
इतना नहीं है कि पर क्वेश्चन पे 1 मिनट मिलता है, तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों के लिए कोई चीज टफ है और कम टाइम मिला है, लेकिन जब तैयारी होगी अच्छी से तभी आप लोग कर पाओगे, और जब तैयारी नहीं होगी तो कितना भी इजी आ जाए तो आप लोग नहीं कर पाओगे। ये चीज होती है ना, ये तो आप भी समझते हैं और आप लोग बहुत ज्यादा समझदार है। ऐसा नहीं है कि भाई टीचिंग की तैयारी करें, यानी होने वाले टीचर है ना, भावी शिक्षक हैं आप लोग, बनने वाले हैं। तो यहाँ पे बात ये कर रहे हैं कि सीडीपी, तो सीडीपी में आप लोगों को क्या पढ़ना है, तो इन सभी चीजों पर डिटेल में डिस्कस करेंगे, प्लस आप लोगों के सिलेबस के बारे में भी डिस्कस करेंगे और चीजों को बहुत ही बारीकी से एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे। जैसे आपका हो जाता है पावलोव का कुत्ता, इसके बारे में पढ़ना है, थॉर्नडाइक की बिल्ली, इनके बारे में पढ़ना है, स्किनर का चूहा, इसके बारे में पढ़ना है, आपका बुद्धि लब्धि हो जाता है, इसके बारे में पढ़ना है। बच्चों को किस तरह से, यानी जैसे आप डीएलएड में आपने डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में आपने पढ़ा है ना, बाल विकास पढ़ा, अगर उसको आपने अच्छे से पढ़ लिया, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में आपने अच्छे से पढ़ लिया, तो आपने फर्स्ट सेमेस्टर तो क्लियर कर ही लिया, प्लस आपने सीटेट को भी बहुत अच्छे से क्लियर करने की तैयारी कर ली, क्योंकि सीडीपी जो है आपका बाल विकास पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है और आपकी पूरी सीडीपी वहीं से आती है। ठीक है, तो इनको हम एक एक चीज को, यानी अगर हम एक एक टॉपिक पढ़ेंगे तो एक एक टॉपिक से आपको 2-2 नंबर आपके तैयार हो जाएंगे। ये वाली बात आप समझ लीजिए। उसके बाद आपका हो जाता है लैंग्वेज 1। आपको लैंग्वेज 1 क्या होता है, इसमें यहाँ पे बहुत सारे लोग लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में गड़बड़ी कर देते हैं। क्या होता है, उसको जो वहां पे होता नहीं, सभी चीजें लिखी होती है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई चीज ऐसी होती है जो आप लोगों को पता नहीं होती, वहां पे बताया नहीं जाता, सब कुछ होता है, लेकिन क्या होता है ध्यान नहीं दिया जाता है। कुछ लोग ध्यान नहीं देते तो क्या गड़बड़ी कर देते हैं, लैंग्वेज 1 की जगह पे लैंग्वेज 2 को कर देते हैं और लैंग्वेज 2 की जगह पे लैंग्वेज 1 कर देते हैं, और वहां पे गड़बड़ी थोड़ी सी हो जाती है। तो इसका भी खास ख्याल रखिएगा, हालांकि इससे रिलेटेड भी हम वीडियोस बनाएंगे और उसमें आपको पूरी जानकारी दे देंगे। ठीक है ना। तो लैंग्वेज 1 में क्या होता है, इसमें ज्यादातर लोग क्या करते हैं, हिंदी लेते हैं। ठीक है, लैंग्वेज 1 में हिंदी हो जाती है, और इसमें आपको क्या पैडागोजी पढ़नी होती है, और इसमें कुछ ऐसा नहीं है, 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, उसमें जो सबसे सही सटीक आंसर होता है उसको आपको चूज करना होता है। एनसीईआरटी बेस पे सभी चीजें होती हैं, एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, और जो भी यहाँ यानी आपके जो नायरा स्टडी हब है, यहाँ पे एनसीईआरटी बेस्ड चीजें ही बताई जाएंगी, सभी चीजें। ठीक है, तो आपका लैंग्वेज 1 यानी हिंदी, इसमें आपका पेडागोजिकल क्वेश्चन होंगे, वो आपको तैयार करने हैं। ठीक है, और उसके बाद जो गद्य पद होते हैं उसमें से आपको छांटना होता है, 15 क्वेश्चन वो उस तरह से हो जाते हैं और 15 क्वेश्चन ये आपके इस तरह से हो जाते हैं। उसके बाद आपका लैंग्वेज 2, तो लैंग्वेज 2 में क्या होता है, इंग्लिश, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं, लास्ट तक नहीं समझ पाते हैं कि क्या हमें चूज करना है। तो इंग्लिश हो जाता है, या हो जाता है उर्दू, ठीक है, और या हो जाता है संस्कृत। ठीक है, या हो जाता है संस्कृत, इनमें से आपको कोई एक सब्जेक्ट लेना है, क्या हमें चूज करना है। तो इंग्लिश हो जाता है, या हो जाता है उर्दू, ठीक है, और या हो जाता है संस्कृत। ठीक है, या हो जाता है संस्कृत, इनमें से आपको कोई एक सब्जेक्ट लेना है। और अगर आप इंग्लिश, यहाँ देखिए, अगर आपने हिंदी की तैयारी अच्छे से कर ली तो सिर्फ लैंग्वेज का फर्क होता है कि ये इंग्लिश में होता है, ये हिंदी में होता है, चीजें एक ही जैसी होती हैं और आप अच्छे से कर ले जाएंगे। किसी की उर्दू मजबूत होती है ना, कि भाई अपनी अपनी एक ये होती है कि हमारा ये सब्जेक्ट ज्यादा मजबूत है, हम इसमें ज्यादा हमारी पकड़ है, तो उर्दू कुछ लोग लेते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं संस्कृत लेते हैं। तो ये चीज हो जाती है, इसमें से आपको कोई एक लेना है, ये तीनों नहीं लेने, एक लेना है, ठीक है ना, एक सब्जेक्ट। उसके बाद आपका ईवीएस हो जाता है, और ईवीएस में क्या रहता है, एनसीईआरटी बेस्ड होता है, प्लस इसमें क्या है, जैसे चिड़िया जो हो जाती है उनके बारे में, हाथी के बारे में, बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग ये सब्जेक्ट है। आपका ईवीएस बहुत अच्छा लगता है पढ़ते हुए, जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप लोग पढ़ रहे हो, बस चीजों को आपको समझना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ईवीएस हो गया, वो भी किस पे है, एनसीईआरटी बेस। अब आप कहेंगे कि मैम एनसीईआरटी बेस आप बोल रहे हो, तो जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि आपका जो डीएलएड हो जाता है प्लस आपका जो सीटेट हो जाता है, ये सभी चीजें एनसीईआरटी बेस पर ही आपकी आती हैं और यही आपको पढ़ना है। उसके बाद आपका क्या हो जाता है, मैथ। अब आप कहेंगे कि मैम मैथ में हमें क्या पढ़ना है, मैथ तो हमारी कमजोर है, ज्यादातर लोगों का ये क्वेश्चन होता है
कि मैम मैथ हमारी कमजोर है थोड़ी सी। तो इसमें आपको क्या करना है, अगर कमजोर है तभी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपको क्या करना है, PYQ आपको उसके बहुत ज्यादा आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा धैर्य रखकर और उसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। और जब प्रैक्टिस कर लेंगे, जब बार बार चीजों को आप करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, तो चीजें क्या होंगी, आपकी अच्छी होंगी और आपकी मजबूत पकड़ हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज हो जाती है। हालांकि ये सभी चीजें हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, और अच्छे से पढ़ेंगे और बहुत ही बारीकी से पढ़ेंगे। चीजें समझ में आ रही है ना? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, अगर कहीं पे भी कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप उसको क्लियर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ठीक है, और हम ये कहना चाहेंगे कि आप लोग टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े, जहां पर आपको हर एक चीज की अपडेट मिलती रहती है कि कब कौन सा सब्जेक्ट है, कब कौन सी क्लास चलने जा रही है, या कौन सी क्लास किस टाइम चलेगी। हर एक चीज की जानकारी वहां पे रहती है। प्लस आपको वहां पे फ्री PDF नोट्स भी प्रोवाइड हो जाते हैं। तो इसलिए आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहिए मेरे हिसाब से। और बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे क्या रहेगा, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा और नोटिफिकेशन जब पहुंचता है तब आप क्लास को ज्वाइन कर पाते हैं। और एक चीज और करना चाहेंगे, जैसे कुछ लोग कहते हैं ना, जब क्लास आती है, जैसा नोटिफिकेशन पहुंचता है तो क्या होता है, अरे आज नहीं कल पढ़ लेंगे या अगले टाइम पढ़ लेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं। देखिए, हर इंसान बिजी है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई फ्री है, कोई भी फ्री नहीं है, सभी लोग बिजी हैं। सभी लोगों को टाइम निकाल कर, और टाइम कौन सा टाइम आपको निकालना रहता है, जो अपना पर्सनल टाइम होता है। क्योंकि भाई घर में होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं, कुछ लोग वर्क करने जाते हैं तो उनके पास टाइम नहीं होता है। तो जो आपकी दिनचर्या में जो आप अपने पे जो टाइम देते हैं, उसमें से आपको टाइम निकालना रहता है। तो इस तरह से सभी के सामने ये समस्या आती है, और ऐसे ना हो तो लोग आगे बढ़ें कैसे, वर्क कैसे करें। कुछ लोगों का ये रहता है, अरे ठीक है, जितने में है उतना काफी है, इनफ है, हमें कुछ नहीं करना है, बस हमें रात नींद में गवा देनी है और दिन हमारा बस दिनचर्या में, है ना। मगर ऐसा नहीं, क्योंकि हमें तो भीड़ से अलग दिखना है, और भीड़ से अलग दिखने के लिए तो हमें कुछ अलग ही करना रहेगा और हमें अपने आप को तपाना रहेगा। जैसे कहते हैं कि सोना क्या होता है, जब आग में तपाया जाता है तभी कुंदन बनता है, वरना वो सिर्फ सोना ही रह जाता है ना। तो जब हम अपने आप को आग में तपाएंगे तभी हम कुछ आगे कर पाएंगे। तो यहाँ पे तो ये हो गई थोड़ी सी मोटिवेशनल स्पीच हो गई, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ इसको स्पीच ही मत समझिएगा, इस पे वर्क जरूर कीजिएगा, ठीक है, मेरे ख्याल से। और एक चीज बताना चाहूंगी कि आप लोग ना बहुत बारीकी से स्टडी कीजिएगा, सिर्फ रटन पद्धति पे बिल्कुल भी नहीं। चीजों को समझिए। जैसे बहुत लोगों का एक होता है कि आप तो इतना पढ़े हो, आप सीटेट क्लियर क्यों नहीं कर पा रहे हो। या कुछ लोग कहते हैं मैं तो इतना पढ़ा हूँ या मैं तो इतनी पढ़ी हूँ कि मुझे सीटेट मैं फर्स्ट टाइम में ही निकालूंगी। और जब जाते हैं वहां पे तो क्या होते हैं, जो चिड़िया होती है ना, उनकी आवाज से सुनते हैं, उनके गुनगुनाने की। क्यों? क्योंकि वो जो आपने पढ़ा है वहां से तो चीजें है ही नहीं। वो चीजें कहाँ से है? वो तो आपकी बुद्धि कितना वर्क कर रही है, आप कितना अच्छे से सोच सकते हैं, आपकी तर्क शक्ति कितनी है, वहां पे ये चीजें हो जाती है। और जो आपका सीटेट का एग्जाम है वो इसी पर निर्भर है, क्योंकि चार ऑप्शन होंगे, एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होते हैं, वो तो आपको पता है, ऑप्शनल होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि 4 जो ऑप्शन होंगे, लगेगा ये भी सही है भाई, ये भी सही है, ये भी सही है और वो भी सही है, मतलब चारों सही हैं आपके। लेकिन क्या होता है, उसमें एक ही सही होता है और आपको क्या लगेगा, सभी सही है। लेकिन जो सबसे सही होगा, एनसीईआरटी जिसको मान रही है। अब एनसीईआरटी किसको मान रही है, वो भी तो आपको पढ़ना ही रहेगा, बारीकी से चीजों को समझना ही रहेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब बच्चों को क्या करना है, जैसे क्वेश्चन दे दिया, बच्चे पढ़ नहीं रहे, उनका मन नहीं लग रहा है, ठीक है, तो इसमें गलती किसकी है? अब वहां पे है शिक्षक की गलती, बच्चों की गलती है, माता पिता की गलती है, इनमें से कोई नहीं। अब आप सोचेंगे सरकारी क्वेश्चन है, इस पे कर दो, सरकारी ऑप्शन है, किसी की नहीं गलती, या बच्चे पे थोप दी आपने गलती। कैसे कि भाई बच्चे ने तो पढ़ाई ही नहीं की तो बच्चे की ही गलती है। लेकिन ऐसा नहीं है, बच्चे की गलती है ही नहीं। गलती किसकी है? आपने उसको कितने अच्छे ढंग से पढ़ाया, ठीक है। फिर आप ये सोचेंगे कि हमने तो पढ़ाया था बहुत अच्छे ढंग से, लेकिन बच्चे ने नहीं सीखा, अब मैं क्या करूं?
अरे आप ही को तो सब कुछ करना है ना, शिक्षक की यहाँ पे गलती होगी क्योंकि आपने उसको पढ़ाने की कोशिश ही नहीं की। अगर वो नहीं अच्छे से पढ़ पा रहा था तो आप उसकी समस्या को देखते। यानी क्या एक होता है डायग्नोज करना, जैसे आपकी तबीयत खराब हो गई, अरे भाई आपकी ना हो, जैसे हमारी तबीयत खराब हो गई, ठीक है, तो हम सबसे पहले डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर ने क्या किया, सबसे पहले हमें दवा ही दे दी? नहीं भाई, दवा नहीं दी, पहले उन्होंने हमारी जांच की और जांच करने के बाद क्या किया, हमको दवा दी। ठीक है, तो इसी तरह बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो बच्चा क्यों नहीं कर रहा है, तो इसकी हमें जांच करनी है। उसका मन नहीं लग रहा है, या उसको कोई प्रॉब्लम है, या उसके आंख में प्रॉब्लम है, या उसके दिमाग में प्रॉब्लम है, या उसके वातावरण में प्रॉब्लम है। यानी वातावरण भी बहुत कुछ डिपेंड करता है बच्चों की पढ़ाई पर। अगर घर का माहौल नहीं अच्छा है तो बच्चा नहीं अच्छे से पढ़ पाएगा, विद्यालय का माहौल नहीं अच्छा, परिवेश अच्छा नहीं है, बच्चा नहीं पढ़ पाएगा, है ना। तो ये जो भी प्रॉब्लम्स है वो टीचर को खत्म करनी है और उसके बाद बच्चे को पढ़ाना है। तो वही हो गया ना। तो ऐसे तो आपको लगा कि हाँ नहीं बच्चे की गलती है, या किसी की भी गलती नहीं है, मगर गलती किसकी है, शिक्षक की, क्योंकि शिक्षक ने ध्यान ही नहीं दिया बच्चे पे कि उसने अगर ये पढ़ नहीं रहा है, उसका मन नहीं लग रहा है, वो बार बार फेल हो रहा है, तो क्यों ऐसा हो रहा है ना। तो ये सभी चीजें क्या करेंगे, अच्छे से समझेंगे, और जब समझ के पढ़ेंगे तभी हम इस तरह के क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी। कहीं पे कोई डाउट रह गया हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, हम उसका रिप्लाई जरूर से जरूर देंगे। और नेक्स्ट क्लास आप लोगों की क्या आएगी, एनसीईआरटी बेस पे जो रहेगा, तो उसमें आपका सीटेट का पहला क्लास रहेगा, ठीक है ना। तो उसमें हम चीजों को समझेंगे अच्छे से, और आप लोग तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और स्टडी को कंटिन्यू करें। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। थैंक यू।